हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अध्याय रासायनिक बलगति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या नाम है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं हम, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिक्रिया की दर या फिर दर की जगह आपको वेग भी मिल सकता है, जिनमें अभिक्रिया की दर या वेग अभिक्रिया की दर या वेग किसी भी क्रियाकारक में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी जो अभिक्रिया का वेग या दर होती है उनकी किसी भी अभिकारक में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है, वे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मान लें कि हमारे पास कोई एक अभिक्रिया है जिसमें ए अभिकारक है और उससे एक उत्पाद बन रहा है कोई भी। ठीक है। अगर इसकी बात करें हम कि इसकी जो अभिकारक है उसकी टी बराबर 0 पर सांद्रता की बात करें, तब इसकी सांद्रता हमने यहाँ पर मान रखी है R0। ठीक है। तब देखो टी बराबर 0 समय पर अभिक्रिया प्रारंभ, इसका मतलब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो इसकी सांद्रता, जहाँ पर अभिकारक की सांद्रता R है तो जो उत्पाद की सांद्रता कितनी मिलेगी? 0, क्योंकि यहाँ पर अभी अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई है। ठीक है। अगर इसके बाद हम मान लें कि टी बराबर किसी टी समय पर जो एक अभिकारक की सांद्रता है वो क्या है? R है। क्या है? R है। ठीक है। अब जो उत्पाद की सांद्रता है वो कितनी बचेगी? R0 में से R कम कर दो, यानी R0 माइनस R, जो T बराबर T समय पर जो सांद्रता है वो। ठीक है। अगर इसका हम दर नियम लिखते हैं, अब किसका? इस अभिक्रिया का अगर हम दर नियम लिखते हैं तो दर नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? देखो, अब दर नियम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, अभिक्रिया की दर लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं, क्योंकि अब माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में कमी आ रही है। तो माइनस डी ए मतलब अभिकारक की सांद्रता बटे डी टी, यानी कितने समय में हो रही है वो, बराबर। अब हम किसी भी अभिक्रिया वेग नियम लिखते हैं तब लिखते हैं आर बराबर के क्या एक वेग स्थिरांक है। अब के के बाद क्या आता है? अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक कौन सा है यहाँ पर? हमारा ए। अब उसकी जो कोटि है, अब उसकी कोटि लगाते हैं तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया बात कर रहे हैं हम? तो बात कर रहे हैं शून्य कोटि अभिक्रिया की। ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या बन गया? इसका वेग नियम। अब वेग नियम बन गया। अब हम इससे देख सकते हैं कि हमारा जो वेग नियम बना है उसमें माइनस डी आर बटे डी टी और के बराबर R0 नहीं है, यहाँ पर क्या है? R। ठीक है। के बराबर R⁻⁴। अब ये जो समीकरण मिला है हमें उसे बोलते हैं हम अवकलित वेग समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकलित वेग समीकरण। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब इसके बाद हम देखते हैं कि माइनस डी आर बराबर, देखो हमने यहाँ अब R0 0 का R⁻⁴ का मतलब है यार किसी की भी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1। इसी प्रकार यहाँ पर R⁻⁴ हो तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका वज्रगुणा करते हैं तब बनता है माइनस डी आर बराबर के डी टी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों ओर करते हैं समाकलन। क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो माइनस पहले ही हमने बाहर ले लिए समाकलन से माइनस। अब समाकलन किसका करेंगे हम? डी आर का। ठीक है। किसका समाकलन करेंगे? डी आर का। इसी प्रकार दोनों साइड समाकलन करेंगे तो जे के क्या एक वेग स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है, और स्थिरांक जब कभी भी हम समाकलन करते हैं तो स्थिरांक को बाहर ले लेते हैं। अब इधर किसका समाकलन होगा? डी टी। ठीक है। अब डी टी का समाकलन होगा, डी टी का समाकलन करेंगे तो समाकलन पे हमें मिलेगा माइनस डी आर का समाकलन। देखो डी आर का समाकलन करेंगे, माइनस तो बाहर है पहले से, डी आर का समाकलन करने पर हमें मिलता है, क्या मिलता है? आर। ठीक है। आर मिलता है। और जो के है, के तो आपका नियतांक है, डी टी का समाकलन करते हो तब मिलता है आपको टी, प्लस सी में एक नियतांक आता है समाकलन करने पर, समाकलन नियतांक। ठीक है। तो इस प्रकार हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है? माइनस आर बराबर के टी प्लस सी। ठीक है। अब अगर मान लें कि हमें समाकलन करने पर मिल गया माइनस आर बराबर के टी प्लस सी। अब अगर मान लें कि हमारी जो टी बराबर 0, यानी एट टी बराबर, यानी एट टी बराबर, यानी जब हमारा समय शून्य था, यानी टी बराबर 0 पर आर और R0 आपस में क्या थे? बराबर थे। आर और R0 क्या थे? आपस में बराबर। इस प्रकार इस आर, जो आर बराबर R0 है, इसको हम यहाँ रखें इस समीकरण में तो क्या मिल जाएगा हमें? देखो आर की जगह क्या लिखेंगे हम? माइनस आर की जगह क्या लिखेंगे? माइनस R0, क्योंकि टी बराबर 0 पर आर किसके बराबर था? R0 के। ठीक है। और टी के बराबर हम क्या लिखेंगे? 0। तो के इंटू 0 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है। तो सी बराबर क्या बचेगा हमारा? माइनस R0। अब जो सी बराबर माइनस R0 मान आया है इसको हम क्या रखेंगे? माइनस आर बराबर के टी प्लस सी वाले फॉर्मूले में।
ठीक है। अब इसमें रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो आपको मिल जाएगा -r बराबर के टी माइनस, अब देखो सी की जगह क्या लिखे हैं -r0, सी की जगह क्या लिख दिया -r0। तो इस प्रकार आपको क्या मिल गया कि अब देखो ये मिल गया। अब इस r0 को -r0 को इस साइड लेके जाओगे आप, तो आपका जो अगला फॉर्मूला मिलेगा आपको वो मिल जाएगा r0 - r। इससे इधर इस साइड जाएगी ये, तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो r0 - r बराबर के टी। ठीक है। अब क्या करें हम इसका, मान लो अब हमें निकालना है क्या है वेग स्थिरांक, क्या निकालना है वेग स्थिरांक। तब आपको पता है कि गुणा की संख्या अगर बराबर की उस साइड में जाएगी तो किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। ठीक है, भाग में चली जाएगी तो के बराबर r0 - r बटे टी। ये आपका जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है। अगर मान लो अब जैसे कि आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा r0 की जगह तो ए मिलता है आपको, r0 की जगह तो क्या मिलता है ए मिलता है, और r की जगह मिलता है a माइनस एक्स। तो इस फॉर्मूले में जैसे ही हम इसको रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में जैसे ही हम इसको रखेंगे, ये जो वैल्यू दी हुई है उनको रखेंगे समाकलित वेग समीकरण में, तब आपको क्या मिलेगा, देखो r0 की जगह तो क्या लिख दिया हमने a माइनस, अब उसके बाद क्या a माइनस, अब देखो माइनस तो इसमें पहले से था, r की जगह क्या लिखेंगे हम, r की जगह क्या लिखना है हमें, r की जगह लिखेंगे हम a माइनस एक्स। अब इसको हल करोगे तो आपको मिल जाएगा k बराबर x अपॉन टी। तो एनसीईआरटी में आपको ये भी देखने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करें अगर यूनिट ऑफ के, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हम वेग स्थिरांक की इकाई की बात करें, तब देखो हम हमारा वेग स्थिरांक का जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्मूला होता है मोल 1 - n लीटर n-1 इंटू टाइम इनवर्स। अब देखो n क्या है यहाँ पर, अभिक्रिया की कोटि, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो। कितनी दे रखी है, जीरो, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है वो कितनी दे रखी है आपको, जीरो दे रखी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर n की वैल्यू रखोगे तब आपका वेग स्थिरांक की इकाई निकल के आएगी मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये होती है आपके शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। अब इसके बाद बात करते हैं हम ग्राफ से, किसकी बात करते हैं, ग्राफ की। देखो यहाँ से लेके अगर मैं इन दोनों में से यहाँ से माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तब इस प्रकार का मिलेगा आपको फॉर्मूला r बराबर -kt प्लस r0। अब मेरे को ग्राफ बनाना है r और t के सापेक्ष, r और t में ग्राफ बनाना है। तो r देखो मेरा y अक्ष पर है, तो हमारा सरल रेखा समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है ना। तो r मेरा y अक्ष पर है, x अक्ष पर मेरा t है, तो जो k बचेगा वो हो जाएगा आपका स्लोप, और r0 बचेगा वो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू यानी अंतःखंड हो जाएगा। तो अगर बात करें r और t के सापेक्ष ग्राफ तो इस प्रकार का मिलेगा। अगर इसी से हम दूसरा ग्राफ बनाएं, दूसरा ग्राफ कौन सा है, k बराबर एक्स अपॉन टी से, तो इसको हम k बराबर एक्स अपॉन टी को किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के टी बराबर एक्स। ठीक है, के टी बराबर एक्स लिख सकते हैं। तो अब इसको देखो, अब ये या तो आप इस ऐसे बनाओ या फिर एक्स लोगो, दोनों का मतलब एक ही है कि जो अभिकारक की वह सांद्रता है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रही है, r0 माइनस r या x, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो आप इसको अब देखोगे तो इसका ग्राफ बनाओगे आपको, तो ग्राफ में देखो आप x अक्ष पे क्या है आपका, जो y अक्ष पे क्या है, या तो बोलो r0 माइनस r या इसी को बोलो x है। ठीक है, तो y अक्ष पर क्या है आपका t, तो जो स्लोप बचेगा वो आपका क्या बचेगा k, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए r0 माइनस r यानी x और t के सापेक्ष ग्राफ क्या आता है, सरल रेखा। ठीक है, यह था आपके ग्राफ और शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अगर हम बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या अर्धायुकाल, किसकी बात करते हैं, अर्धायुकाल की। अर्धायुकाल की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्धायुकाल कहते किसे हैं। तो वह समय जहाँ क्रियाकारक की सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है उसे अर्धायुकाल कहलाता है। यानी ऐसा समय जहाँ पर किसी भी क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाए उसे क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब समय, काल यानी आयु जो एज है अभिक्रिया की, जो टाइम पीरियड है, काल मतलब समय। ठीक है, अगर तो इसमें क्या करना होगा हमें, तो इसमें लिखेंगे हम टी बराबर, तो लिखेंगे टी 1/2, और आर बराबर लिखेंगे मतलब लास्ट में जो सांद्रता बचती है उत्पाद की वो लिखेंगे r0/2। ठीक है, अब इनको लिखेंगे जैसे हमें फॉर्मूला मिला था अभी समाकलित वेग समीकरण का कि टी बराबर या के बराबर r0 माइनस r अपॉन टी मिला था। अब देखो मैंने यहाँ टी की जगह तो क्या लिख दिया टी हाफ, और आर की जगह क्या लिख दिया r0 माइनस r0/2। ठीक है, r बराबर r0 माइनस r/2, r0/2। अब इसका r
नॉट माइनस आर नॉट बटे 2 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका जो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ है यानी अर्ध आयु काल है वो आपका कितना आ जाएगा आर नॉट बटे 2 के। अब आर नॉट क्या है आपका प्रारंभिक सांद्रता, के क्या है आपकी वेग स्थिरांक। अगर हम बात करें टी हाफ और आर नॉट के बीच ग्राफ कैसा आएगा तो टी हाफ आपके आर नॉट के सीधे समानुपाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जो आर नॉट और टी आपका ग्राफ है वो क्या आता है सरल रेखा, कैसा आता है सरल रेखा, ठीक है। अगला बात करते हैं हम, अगला क्या है, अगला है आपका जैसे कि मान लो कि कोई अभिक्रिया 75% पूर्ण होगी, कोई अभिक्रिया 75% पूर्ण होगी, ठीक है, कोई अभिक्रिया आपकी 75% पूर्ण होगी और उसके 75% पूर्ण होना तथा उसके 50% पूर्ण होने में जो संबंध होता है वो कितना होता है, संबंध होता है आपका T3/4 एंड 75, ऐसे मान लो T3/4 या फिर टी आपके मध्य जो रिलेशन होता है वो होता है T/4 T75% बराबर होता है आपके 1.5 इंटू टी आप यानी अर्ध आयु काल के 1.5 गुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अर्ध आयु काल के 1.5 गुने के बराबर होता है, ठीक है। और उसके बाद है आपका अगर एग्जाम्पल्स की बात करें हम किसके शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका सभी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं ZOR होती हैं। ZOR का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी जितनी भी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया होती हैं वो कैसी अभिक्रिया होती हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ZOR होती हैं, ये केवल प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। जितनी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वे कैसी होती हैं आपकी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है यानी ZOR होती हैं। उसके बाद है आपका HI का उच्च दाब पर AU की सतह पर विघटन, यानी HI का उच्च दाब पर AU की सतह पर विघटन भी किस प्रकार की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल आता है आपका, लास्ट एग्जाम्पल है NH3 का उच्च दाब पर PT की सतह पर विघटन भी किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का। तो यहाँ पर यह आपका टॉपिक खत्म होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और शून्य कोटि की अभिक्रिया का आपका अर्ध आयु काल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।